अब देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस को साथ के साथ सॉल्व कर लीजिए। देखिए किस तरह से आपके पास जवाब आ सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, अगर आपको इसकी वैल्यू याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं निकालना सिखा देता हूँ। मोलैरिटी का फार्मूला आप जानते ही हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कहा, अब ना तो हमें वेट गिवन है ना वॉल्यूम। अच्छा, बाय डेफिनेशन मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 सीसी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्योंकि प्योर वाटर है तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया मेरे पास 1000 सीसी बाय डेफिनेशन, बाय डिफॉल्ट। और ऊपर से आप जानते हो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी रूम टेम्परेचर पे 1 होती है। तो अगर मैं वाटर का मास निकालूं 1000 इंटू डेंसिटी मानी 1, तो ये आ गया 1000 ग्राम। बस पुट द वैल्यू। वेट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ वाटर हो गया 1000, तो यहाँ 1000 पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास 18 पुट करेंगे, वॉल्यूम आपको यहाँ 1000 दिया गया है, और सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 55.5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, लेकिन जो मैंने बताया उस चीज को याद रखो। अच्छा, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता था, डेंसिटी आपको 1 ना दी जाती, हो सकता है आपसे कह देते कि भाई कोई भी लिक्विड है डेंसिटी 1.2 है, तो डेंसिटी 1.2 वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ पे मास आएगा। अगर डेंसिटी 1 से कम है, 0.8 है, तो जवाब कुछ और आएगा। अब स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं 55.5, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर डेंसिटी बदल देते हैं, और डेंसिटी बदलने की वजह से उनका आंसर यहाँ पर एक्सपेक्टेड आंसर के मुकाबले कुछ और हो जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। अगला क्वेश्चन, 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 सीसी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है, द मोलैरिटी विल बी। अब मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का सीधा सा फार्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट 60 हो गया इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास 60 हो गया इंटू 1000, ये आपके पास हो गया। तो आप अच्छे से समझ सकते हो, सॉल्व करेंगे सी आएगा, डेंसिटी का तो आपको रोल ही नहीं है। मोलैरिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी अभी मैंने आपको कराया था, मोलैरिटी D by M, molecular mass of solute upon 1000। नाउ आपको यहाँ क्या दिया गया है, मोलैलिटी निकालनी है, और मोलैलिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो 1 अपॉन m, डेंसिटी 1.84, और ये कितना है 18 है आपके पास, और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास 98 अपॉन 1000। बस इस यहाँ से आपने इस पाइप को सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद आपका जवाब आएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने आपको फार्मूला भी कराया था, जिससे कि आपको फार्मूला यहाँ पर याद रहेगा। अगला है, डेंसिटी दी गई है और यहाँ मोलैलिटी बतानी है। मोलैलिटी सेम फार्मूला इस्तेमाल करें और मोलैलिटी यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, आपका जवाब इस तरह से आ ही जाएगा, और ये बिल्कुल आसानी से आएगा, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 अपॉन m है, डेंसिटी 1.0585 दी गई है, और मोलैरिटी आपको यहाँ 1 दी गई है, और आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास आपका 58.5 अपॉन आपके पास वैल्यू दी गई है। बस यहाँ से इसको आपने सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे बच्चों, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन मैंने आपको बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ हम क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट, ये रिलेशन बताया था। अब मोलैलिटी आपको दी गई है 2.5, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो क्या कीजिएगा, मोलैलिटी है 2.5, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x मान लिया आपने, और सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, सॉल्यूट अगर x है तो सॉल्वेंट 1 माइनस एक्स, और क्योंकि एक्वस है तो सॉल्वेंट आपका वाटर है, मॉलिक्यूलर मास 18। यहाँ से x की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, और x सॉल्व करके b पार्ट, ये हमारा पार्ट यहाँ पर बनेगा। इस तरह से धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ना है, सारी चीजों को सॉल्व करते जाना है। अब अगला देखो, अब ये क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली आप कर ही सकते हो, 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ml, कैलकुलेट मोलैरिटी। डायरेक्ट है मोलैरिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट 4 और 40,
और ये 100 इंटू 1000। बस यहाँ से वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए और आपका जवाब अपने आप आ रहा है, दिख रहा है। फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4। अब इस बात को याद रखना, H3PO4 टूटता है थ्राइस H पॉजिटिव PO4 -3 में। अगर यहाँ सपोज H3PO3 होता तो ये टूटता है ट्वाइस H पॉजिटिव HPO3 -2 में, और अगर H3PO2 होता तो ये टूटता है H पॉजिटिव H2PO2 -1 के अंदर। ताकि प्रिकॉशनरी बता रहा हूँ। ये मोलैरिटी दी गई है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। फार्मूला सिखाया है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। क्योंकि ये H3PO4 है तो इसकी बेसिसिटी 3। अगर ये बेसिसिटी 3 है तो पुट द वैल्यू वी कैन से 3 इंटू 0.3, और इस तरह से आपका जवाब आ ही जाएगा। लेकिन अगर ये H3PO3 होता तो बेसिसिटी कितनी होती 2, H3PO2 होता तो बेसिसिटी 1। तो यहीं पर क्वेश्चंस के साथ साथ हम उस बात को समझ लें और उसके अकॉर्डिंग अपने जवाब तक हम पहुंच सकते हैं। अगला, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर डिसॉल्व इन 250 ml वाटर टू प्रिपेयर इतना। तो ये भी डायरेक्ट है, मोलैरिटी है आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास, आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप जानते हैं। क्या करना है, हाउ मेनी ग्राम, वेट निकालना है। मोलैरिटी गिवन है 0.2, यहाँ 0.2, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98, वॉल्यूम कितना 250। बस यहाँ से आपको वेट की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ ही जाएगा इस टाइप से। ऐसे ही अब यहाँ पर देख लीजिए, 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इतनी है, आपको बतानी है मोलैरिटी क्या होगी। बस 40 ग्राम 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है। फार्मूला यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए, ऑप्शन नंबर बी ये आएगा, डायरेक्ट है। 500 cc ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ इतने मॉलिक्यूल, मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपके पास कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल दिए गए हैं, तो मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हो जाएंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला हमारे पास आता है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए गए हैं आपको, 3.01 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाय क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ये है आपके पास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 500, तो आपने सॉल्व किया, ये 2 पे चला गया, ये चला गया, मोलैरिटी आ गई 1। लेकिन ये 1 मोलैरिटी किसकी आई है, कैल्शियम क्लोराइड की। आपसे किसकी पूछी गई है, क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट दिया गया था, आपने उसकी मोलैरिटी निकाल ली। अब आपको पता हो कि कैल्शियम क्लोराइड टूटता है कैल्शियम +2 ट्वाइस क्लोराइड के अंदर। अगर आपके पास एक कैल्शियम क्लोराइड है तो 2 क्लोराइड होते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड की मोलैरिटी कितनी आई है 1। अगर मोलैरिटी 1 आएगी तो क्लोराइड की मोलैरिटी कितनी आएगी 2, इसकी मोलैरिटी 2, ऑप्शन नंबर बी। हमेशा इस बात को याद रखना कि जो गिवन होता है आप हमेशा उसी की वैल्यू को निकालते हैं। गिवन था आपके पास यहाँ पर एक सब्सटेंस, आपने पहले उसकी मोलैरिटी निकाल ली, फिर उससे आपने दूसरे की मोलैरिटी को रिएक्शन के जरिए सॉल्व कर दिया। नाउ अगला देखिए, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन। इतने सीसी ऑफ HCl, इतने सीसी ऑफ HCl आर मिक्स्ड, दोनों के दोनों मिक्स किए जा रहे हैं, यानी मिक्सचर। अब दोनों के दोनों एसिड हैं तो फार्मूला आ गया सामने जो मैंने अभी कराया था, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अगर एक एसिड एक बेस होता तो माइनस का साइन आता। बस एक की नॉर्मेलिटी 1/10, वॉल्यूम 50, दूसरे की 1/100, वॉल्यूम 150, इनको ऐड करो, पुट करो, और इस तरह से आपका ऑप्शन सामने आ रहा है। अगले में देखो, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी। जब इनको मिक्स किया गया, नॉर्मेलिटी बतानी है। नॉर्मेलिटी बतानी तो फार्मूला तो ये यूज होना है। अब आपको दी गई है मोलैरिटी, मोलैरिटी को पहले नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कीजिए। फार्मूला जानते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 होती है, तो बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी, यानी इसकी नॉर्मेलिटी आएगी 4 और इसकी नॉर्मेलिटी 1/10 इंटू 2 यानी 1/5। पहले आपने मोलैरिटीज को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है और फिर इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, और इस तरह से आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। कंसंट्रेशन का जवाब इस तरह से आपके पास यहाँ पर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए हैं। पहला क्वेश्चन अगर विजिबल ना हो तो मैं बता देता हूँ। 100 cc और 1/10 मोलर HCl। यहाँ एक सॉल्यूशन है 100 cc 1/10
मोलर HCl, और दूसरा सॉल्यूशन है 100 cc और 1/2 मोलर NaOH। इनको हमने मिक्स किया है, हो सकता है पूरा विजिबल ना हो तो मैंने लिख दिया कि इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो मिक्सचर है एक एसिड का और बेस का। अभी जो एसिड बेस वाला फार्मूला बताया था उसको इस्तेमाल कीजिए। फॉर व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी दी गई है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एसिडिटी आप समझ सकते हो 3, सल्फ्यूरिक एसिड कितनी है 2, ये जवाब यहाँ पर आएगा। और इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले का जवाब है ए, दूसरे का जवाब भी आपके पास ए है, और 15 का जवाब है सी। इस तरह से तो ये हमने सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म को एक ही बारी में निपटा दिया, और ये सारे कंसंट्रेशन एक ही बार में याद करना है। इसके बाद के टॉपिक में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये इस चैप्टर के अंदर ज्यादा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम आपको बता चुके थे। देखिए ध्यान रखिएगा, जहां पर भी अगर आप मिक्स करने वाले सॉल्यूशन को ले रहे हैं और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्प्लिट होता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ लेके जाता है। इन जनरल हम ये कहते हैं कि जिसमें भी H2O और अल्कोहल होगा वो जनरली पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। एक्सेप्शन में याद रखिएगा, H2O और HCl का मिक्सचर जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है, बाकी जनरली पॉजिटिव डेविएशन ही जनरली शो करते हैं। अब आइए इस बेसिस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक और बेटर हो जाए और चीजें और अच्छे से आ जाएं। सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड शो नेगेटिव डेविएशन, इनमें से कौन सा है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। यहाँ इथाइल अल्कोहल है, और हमने भी कहा कि अगर रिएक्टेंट में अल्कोहल होगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। यहाँ भी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। HCl और वाटर, ये हमने आपसे कहा था कि एक एक्सेप्शन याद रखेंगे, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पेयर ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। ये हमने आपको बताया था कि आइडियल की पहचान है या तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हो, किसी भी तरह के हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर हो आपके पास, या सेम पोलैरिटी का कंपाउंड हो, वो नियरली आइडियल बिहेवियर शो करता है, या नेबरिंग हैलोजन जैसे RCl, RBr, ये नियरली आइडियल। अब जरा देखिए यहाँ पर ऑप्शन में निकोटीन, वाटर, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वाटर ईथर, वाटर अल्कोहल। अब ए हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर नहीं है, नॉन पोलर नहीं है, ऐसे ही सी भी हाइड्रोकार्बन नहीं है, नॉन पोलर नहीं है, डी भी नहीं है, लेकिन बी वाला क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन यानी नेबरिंग हैलोजन का कंपाउंड है, और अगर नेबरिंग हैलोजन का कंपाउंड है तो यही आपका ऑप्शन है। सॉल्यूशन विच डिस्टिल आउट विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, जहां पर दो अगर लिक्विड है एक साथ डिस्टिल आउट हो जाते हैं, आपको बताया था इसको हम जियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इज जियोट्रॉपिक। ये जियोट्रॉपिक है क्योंकि ये रोल्स लॉ को ओबे करता है, या इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, ग्रेटर वॉल्यूम देन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। जियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन क्या थी, जिसको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम से मालूम पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शो पॉजिटिव डेविएशन, अब इनमें से कौन सा है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन जनरली इस बात को मान लीजिए जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड से। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमने बताया अलग से याद रखना है, नेगेटिव है, और ये पोलर और पोलर, तो हमारा जवाब होगा बेंजीन मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जब आप इसके अंदर मिलाएंगे बेंजीन को तो बेंजीन वहां पर क्या करेगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को स्प्लिट कर देगा, और इस वजह से नए फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। जहां पर भी किसी में भी एक भी नॉन पोलर आ गया तो वो तो मान लीजिए पॉजिटिव डेविएशन है ही आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल, अभी आइडियल की पहचान बताई थी, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, नेबरिंग हैलोजन है, नॉन पोलर है, बेंजीन, टॉलीन,
ये हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर हो गए नियरली आइडियल। हेक्सेन हेप्टेन, ये हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर हो गए नियरली आइडियल। ब्रोमीन आयोडीन नेबरिंग हैलोजन हो गए। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा जवाब बहुत आसानी से यहाँ बनता है। आगे देखिएगा, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन आइडियल, इनमें से कौन आइडियल नहीं है? आपसे कहा गया है कौन आइडियल नहीं है। तो आप समझ सकते हैं CCl4 SaCl4 नॉन पोलर आइडियल होगा, ब्रोमीन आयोडीन नेबर है आइडियल होगा, हाइड्रोकार्बन है आइडियल होगा। एक ही ऑप्शन बचता है बी, ये हमने कहा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म 50 ml एसीटोन, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी। अब नॉन आइडियल है, हम जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, यानी अगर 30 + 50 है तो वॉल्यूम 80 होना चाहिए, लेकिन किसके लिए? आइडियल के लिए ये 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब बच्चों अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम या तो 80 से ज़्यादा होगा या 80 से कम होगा। 80 से ज़्यादा भी हो सकता है ग्रेटर देन 80, और 80 से कम भी हो सकता है। तो हम कहेंगे ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका वॉल्यूम 80 से ज़्यादा होगा, नेगेटिव है तो 80 से कम होगा। बस इतना आपको यहाँ पर समझना है। अब क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपको दिया गया है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, अब ये हमें पता है कि एक तरह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, और अगर ये नेगेटिव डेविएशन है तो वॉल्यूम 80 से कम होगा। तो हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ होगा। ऐसे बच्चों हमें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेसिस पे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस अगर आपके पास है, प्रैक्टिस करते जाइए, ये टॉपिक आपका बहुत बेहतर होता चला जाए। आइए अब सॉल्व करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। बस अगर आपने सारी चीजें ध्यान में रखी हुई हैं तो आप खुद देखेंगे कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपसे बहुत आसानी से सॉल्व होने वाली है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं हमने सिखाया है टोटल मोलैरिटी के ऊपर यहाँ पर बात की जाती है, टोटल मोलैरिटी को यहाँ पर देखा जाता है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर हर एक आपने टोटल मोलैरिटी की तरफ निकालने की कोशिश करनी है। 5.85% आपको 6% दिया गया है, 18% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दिया गया है। 5.85% का मतलब हुआ आपके पास कि अगर मैं इस NaCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने की कोशिश करता हूँ 5.85 अपॉन 58.5, इसका मतलब सॉल्यूशन आपने कितना मान लिया? 100 मान लिया, ये हो गया। अब 5.85 है अपॉन 58.5 है, अगर आप इस चीज को देखते हैं देन यू विल फाइंड आपके पास जवाब क्या आएगा? ये रहेगा 5.85 अपॉन 58.5 और इंटू 1000 अपॉन 100। तो आप देखेंगे इसकी मोलैरिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ये किसका है? NaCl। मोलैरिटी कितनी आ गई? 1 आ गई। अब वहीं पर B है 18%। 18% अगर है तो आप समझ पाएंगे कि वेट 18 हो गया, मॉलिक्यूलर मास 180 हो गया, 1000 हो गया, नीचे 100 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सॉल्व करके जो वैल्यू आपके पास आ रही है, मैं लाइव टाइम में आपके सामने ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, तो हमें उसी चीज को समझना है कि वो गलती हमसे ना हो। तो यहाँ पर भी इसकी मोलैरिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। वहीं पर यूरिया है, इसकी मोलैरिटी भी 1 आएगी। और अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अब ये क्वेश्चन जब आपकी बुक्स में दिया जाता है बच्चों, मैक्सिमम टाइम में इसका आंसर गलत होता है, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर इस बात पे ध्यान देते नहीं। ऑथर ने बुक लिख दी लेकिन उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि NaCl टूटता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर। अगर ये 1 मोलर है तो ये 1 मोलर, ये 1 मोलर, ओवरऑल मोलैरिटी कितनी बन गई? 2 मोलर। ग्लूकोज अगर आपके पास है तो ग्लूकोज में आयनाइजेशन नहीं होता है। अगर ये 1 मोलर है तो ये भी कितना होगा? 1 मोलर ही होगा। वहीं पर यूरिया है, यूरिया में आयनाइजेशन नहीं होता है। तो अगर यूरिया इनिशियल आपका 1 मोलर था तो ये फाइनली भी कितना होता है? 1 मोलर। तो इस वजह से
टोटल मोलैरिटी NaCl, मैंने कंसेप्ट भी आपको ऐसे ही समझाया था, टोटल मोलैरिटी। ये क्वेश्चन अगर आपकी किसी पुरानी बुक में होगा या किसी ने अपना जवाब भी दिया होगा तो ऑल हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट करके देते हैं, जो कि जवाब गलत जवाब है। आपका करेक्ट आंसर है कि आपका फर्स्ट, क्योंकि यहाँ टोटल मोलैरिटी सबसे ज्यादा है, ये आपका जवाब यहाँ बनता है। तो कभी भी इस क्वेश्चन में एकदम से ये नहीं मानना कि ऑथर का दिमाग शायद उस बात पे गया ही नहीं कि आपको वहां पर क्या बताना था, उन्होंने तो डायरेक्ट इस बात को कर दिया। अगला देखिए, टू सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड KCl prepared separately by dissolving same amount of solute in water, which of the following statement is true about this solution? दोनों के सिमिलर अमाउंट को वाटर में डिसॉल्व किया गया। अब इनके मॉलिक्यूलर मास में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि ये भी एक पार्टिकल दो पार्टिकल देता है, और वो भी आपका दो पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो जाने की वजह से बोथ हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, तो सेम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इनका बना रहता है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये हमने सॉल्व भी करवाई थी, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए 55.5, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि अगर डेंसिटी बदलती है तो ये वैल्यू यहाँ पर बदल जाती है, चेंज हो जाती है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम ऑफ वाटर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है आपको ये वैल्यू बतानी है, और ये हमने क्या बताया था, दिस इज इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी को हमने शॉर्ट में एन बी अपॉन एन ए बी लेके कर दिया था। एन बी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, 18 ग्राम ग्लूकोज है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये है 90 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से आपने इसको 18 अपॉन 180 ले लिया, और यहाँ पर ये 18 चला गया, यहाँ पर ये 90 आ गया। यहाँ से इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग ये आपका जवाब यहाँ पर बनेगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द रेशियो, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी Kb। अब आपको याद होगा डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू एम, एंड Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb अपॉन एम। तो Kb रेशियो है डेल्टा Tb और मोलैरिटी का, तो ये आ गया इज द कांस्टेंट रेशियो ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग में टू द मोलैरिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इससे बनता है। एन एक्वा सॉल्यूशन मिथेनॉल इन वाटर हैज वेपर प्रेशर। अब मिथेनॉल को वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने से जब इसमें मीथेन डालते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अगर आपका सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा। अगर नेगेटिव डेविएशन हो तो वेपर प्रेशर कम होता है, यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा। An azeotropic mixture of two liquid boils at lower temperature than either of them. Azeotropic mixture of two liquid boils at lower temperature. आपको याद होगा हमने आपको जब ग्राफ बताए थे वहां पर आपको हमने पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ में बताया था कि वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, इसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के नाम से पहचाना जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ यही कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो गया तो ये कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव। बॉइलिंग पॉइंट हायर होता तो नेगेटिव। इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है, पॉजिटिव, यानी वहां पे वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम इज स्लाइटली मोर देन द टोटल वॉल्यूम, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे करेक्ट बनता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10%, द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व विल बी। ये 10% है, 10% का मतलब 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। अब आपको 1 ग्राम मोल यानी 1 मोल के बारे में पूछा गया है, ये कितने में डिसॉल्व होगा, तो जवाब आपका 1.8 डेसीमीटर क्यूब, ये यहाँ पर मान लिया गया है। सिंपल सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन है कि 10% का मतलब 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो 1 मोल के हिसाब से ही आपने इसको मानना है। तो 1 मोल में इसका वजन 18 के अकॉर्डिंग आता है, तो ये जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, qualitative properties are the properties of dilute solution which behave nearly ideal, concentrated which behave non-ideal, both A and B, neither A and B। तो जवाब है A, डायल्यूट सॉल्यूशन जो नियरली आइडियल बिहेव करते हैं। तभी हमने कहा था ना कि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो टॉपिक बताया था वहां पर आपके पास साथ साथ बताई थी। फ्रीजिंग मिक्सचर यूज्ड इन आइसक्रीम मशीन कंसिस्ट ऑफ, आइसक्रीम जमाने वाला जब आइसक्रीम जमाता है तो उसमें आइसक्रीम को जमाने के लिए बर्फ के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाता है। अब वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा होता है,
जनरली हम यहाँ पर बात करते हैं NaCl और CaCl2, वो इनका यहाँ पे इस्तेमाल करता है। नाइट्रेट का इस्तेमाल नहीं करते, नाइट्रेट एक्सप्लोजिव होते हैं, तो नाइट्रेट को तो हरगिज इस्तेमाल नहीं किया जाता। आइसक्रीम वाला एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें मिल्क मिक्सचर रखता है, साइड में आइस रखता है, उस आइस के अंदर वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता है ताकि आइस मेल्ट हो। आइस जब मेल्ट होती है तो सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करती है और इस वजह से वहाँ आइसक्रीम जमती है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, बस नाइट्रेट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 12th 1 gram of sea water contain इतने ग्राम of dissolved oxygen, the concentration of oxygen in sea water in ppm will be। और जवाब है आपका ये। अब आपको अच्छे से पता है ppm कंसंट्रेशन क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ये हमारे पास होता है। वेट ऑफ सॉलिड गिवन है 4.96 इंटू 10 रेज टू -3, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 किलोग्राम है, दोनों को ग्राम में ले लो, इसको ये 1000 ग्राम हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 6 है। बस आपने यहाँ से सॉल्व कर लेना है और आपका जवाब यहाँ इस तरह से आ जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा। Solution of sucrose is 34.2%, the volume of solution containing 1 mole of solute। देखिए अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ the volume of solution containing 1 mole of solute। हमें बताना है कि 1 मोल सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में होगा। अब सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है 34.2, यानी 100 ग्राम के अंदर 34.2 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट है। आपको बताना है 342 ग्राम कितने के अंदर प्रेजेंट होगा। 1 मोल का मतलब होता है 342 ग्राम। अभी कितने के अंदर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 34.2 ग्राम प्रेजेंट है 100 के अंदर, तो 342 कितने के अंदर होगा, 30 ये आपका होगा 342 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 34.2, पॉइंट हटाया 10 चला गया, कैंसिल आउट हुआ 1000, आपका जवाब यहाँ पर बन गया। अब द टर्म एब्यूलियोस्कोपी इज यूज्ड फॉर, अब आपको याद होना चाहिए केबी का हमने नाम बताया था, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के दौरान एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, ये ओबे हेनरीज लॉ, ओबे रोल्स लॉ, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, ओबे डाल्टन्स लॉ, यहाँ कहा गया। तो हमें पता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वही तो बनते हैं पॉजिटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन में, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। The vapor pressure of aqueous solution of sugar solution is, the vapor pressure of aqueous solution of sugar solution is, ये कहा गया है कि शुगर सॉल्यूशन है, शुगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, ये वेपर प्रेशर को रिड्यूस करता है। अब इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और कहा है लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो जब हम शुगर मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कहेंगे। इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन हमारे जरूर सॉल्व होते जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए। 7 NaCl डिसॉल्व इन वाटर, जब NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर ये आपके पास हो जाएगा, ये आएगा। यूज ऑफ ग्लाइकोल एज एंटी फ्रीजिंग इन ऑटोमोबाइल इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अभी बताया था आपको कि एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर ग्लाइकोल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है, तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर। यूज ऑफ NaCl इन आइसक्रीम मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ, अब अभी मैंने बताया था आइसक्रीम के दौरान NaCl को जब हम डालते हैं तो वो आइस को मेल्ट करने का काम करता है और ये एक डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद वाटर एज एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर बिकॉज, ये भी आपको था कि ये बर्फ को जमने नहीं देता। आपने पढ़ा है कि ऐसी कार जो लोअर टेम्परेचर पे चलती हैं वहां पर उनका पानी कई बार जम जाता था। अब पानी उस ना जमे तो हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस आइस को मेल्ट करने का काम करता है और पानी वहां पे बना रहता है और रेडिएटर सही ढंग से वहां पर काम करता है। तो इट हैज लोअर वेपर प्रेशर, बिल्कुल सही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है और फ्रीजिंग पॉइंट को भी कम करता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है। और अब ये 3 क्वेश्चन तो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, आप इसको करेंगे अपने आप सॉल्व। मैं ऑप्शन बताता हूँ क्योंकि सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका हूँ, बस आपने इसमें अपने हिसाब से एक बार समझना है, थोड़ा सा ट्राई करना है। क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में आता है, सीधी सी बात होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ, अब देखो मैं आपसे खुद सॉल्व करने कह रहा था और खुद ही सॉल्व किए जा रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं तो उसमें मजा आता है और उसमें बात बनती है।
तो वैसे बच्चों ये था आपका सॉल्यूशन का टॉपिक, सॉल्यूशन का पोर्शन। जिस तरह से जो क्वेश्चंस कराए उनको करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना मत भूलिएगा। पिछले 12 से 15 साल तक के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।